गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पद परिचय करेंगे, ठीक है। पद परिचय ये जो आप लोगों का एक टॉपिक है, ये टॉपिक 9th और 10th दोनों में ही इस्तेमाल होता है। और मुझे पता है बेटा कि बेहद बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको ये पद परिचय आता भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी बेटा मेरी ड्यूटी बनती है आप लोगों को एक हेल्दी एजुकेशन देने की, इसलिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं तुम लोगों को बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा बेटा, हम लोग पद परिचय की शुरुआत करते हैं। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने वाक्य किए थे, ठीक है। हम लोगों ने जो वाक्य किए थे उस वाक्य में आप लोगों को एक सेंटेंसेस की परिभाषा में डाला था हमने कि जो भी आप लोगों के वर्ण हैं जब वो व्यवस्थित हो जाते हैं और उनका कोई सार्थक मीनिंग निकलना शुरू हो जाता है तो वो शब्द बन जाता है। और जब इन शब्दों के ही सार्थक समूह को हम एक के बाद एक रखते हैं तो वो एक वाक्य बन जाता है, ठीक है। आज हम उसी वाक्य में जो शब्द थे जिन्हें हम पद भी कहते हैं, अब हम वाक्य के अंदर जो विभिन्न शब्द आएंगे, जो पद आएंगे, उनको हम किस तरीके से पहचानेंगे, ये आप लोगों के ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। क्योंकि यहाँ से आप लोगों के जानकारी का पता लगता है कि आप लोगों को व्याकरण कितनी आती है, ठीक है। क्योंकि व्याकरण की इतने फुल आप लोगों को नहीं होगी नॉलेज, तब तक आप लोग पद परिचय नहीं कर पाते हो। और कई बार देखा भी है कि बच्चे कहते हैं कि एक मान लो कोई सेंटेंस लिख दिया कि राम जा रहा है और राम को अंडरलाइन कर दिया और कहा कि बेटा अब इसका पद परिचय दो। बच्चे ने 1 लिखा, 2 लिखा, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिखा और उसके बाद हो जाता है कि 3 हो गए हैं, मैडम करेक्ट कर देगी, नंबर पूरे आ जाएंगे। ऐसा बेटा केवल उनके लिए जिनको व्याकरण नहीं आती है, ये एक गलत मेथड है। अगर आपसे पूछा गया है किसी वाक्य में एक पद का कि इस पद का परिचय दीजिए, तो उसमें आप लोगों को व्याकरण की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, कारक सब बताना होता है, ठीक है। तो सोच के चलो कि अगर किसी सेंटेंस में आप लोगों को कोई एक भी पद का परिचय पूछा है तो आपको उसके बारे में 1, 2, 3 से काम नहीं चलाना, कम से कम 7, 8 पहचान बताने लायक आप हो जाओ। इसी को हम लोग पद परिचय कहेंगे और आज की क्लास की शुरुआत हम इसी पद परिचय से ही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा पद परिचय की हम लोग परिभाषा करेंगे। पद परिचय की परिभाषा में क्या आएगा कि वाक्य में प्रयुक्त का मीनिंग होता प्रयोग करना। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द मीन्स वो शब्द जिसका मीनिंग निकलता है वही सार्थक शब्द कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को बेटा व्याकरणिक यानी व्याकरण के अनुसार उसका परिचय, व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। यानी यहाँ आप लोग भी शौक हो जाओगे कि मैम एक वर्ड तो हमने सुना था कि पद परिचय करना होता है, लेकिन ये पद व्याख्या और पदान्वय ये शब्द भी इस्तेमाल होता है। बेटा 100% होता है। अभी आप 9th 10th तक पहुँचे हो, आगे आप लोगों को हायर एजुकेशन भी लेनी है तो आपको सारी चीज़ें ये हिंदी में पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का आता है माइंडेड। दोबारा से जो आपके शब्द हैं, जो पद है, उनका व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना कि वो कहाँ, उस वाक्य में, एक पूरे वाक्य में वो पद, वो शब्द कहाँ स्थित है, ठीक है। यानी कि उसकी स्थिति बताना, उसका लिंग बताना, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके वचन बताना, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कराती हूँ। तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना होता है। दोबारा से सुनो, जिस पद की जानकारी मांगी गई है उस पद की सारी जानकारी आप लोगों को देनी है व्याकरण के हिसाब से, यानी कि उस शब्द को,
उस शब्द की स्थिति बताएंगे कि वो कहाँ पर है, उसका लिंग बताएंगे, उसका वचन बताएंगे और अन्य पदों के साथ उसका संबंध भी बताएंगे। इसमें मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि राम विद्यालय, एक सेकंड बेटा, राम विद्यालय जाता है। ठीक है, मैंने ये एक वाक्य लिखकर आप लोगों तक पहुंचा दिया और ये कहा बेटा ये राम है, ये राम को मैंने अंडरलाइन करके दे दिया और कहा इस राम का पद परिचय बताइए। ठीक है, तो इसका पद परिचय बताने के लिए आपको इसकी पहले तो स्थिति बतानी होगी कि ये कहाँ पर स्थित है, उसका लिंग बताना होगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसमें एक या ज़्यादा। ठीक है, इसके वचन को भी बताना है तथा अन्य पदों के साथ इसका संबंध भी बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग इस राम को जब डिफाइन करेंगे तो हम इसके बारे में हर चीज़ का ब्यौरा देंगे व्याकरणिक हिसाब से। एक बार दोबारा से इसको पढ़ लो बेटा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आने के बाद ही आप लोगों को ये छोटे पोर्शन में शुरू करवा रही हूँ। ठीक है, देखिएगा। वाईफाई आ गया, कनेक्ट कर देता हूँ ब्लर में। इसके बाद आता है बेटा आप लोगों का संज्ञा, जो आप लोगों का पद परिचय हम लोग देते हैं। उस पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 पोर्शन आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, इन 8 पोर्शन के चलते हम बेटा शुरुआत करते हैं संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा के अगर मैं डेफिनेशन पहले आप लोगों को दूं, ठीक है, अगर इस वाली वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होता है तो मैं एक और वीडियो साथ साथ बना दूंगी इसकी, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, जो संज्ञा है, संज्ञा आप लोगों के किसी व्यक्ति, वही आप लोगों की जो 3rd 4th से ही आपको रटवानी शुरू कर देते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल 100% यही है संज्ञा। ठीक है, इसको कोई बदल भी नहीं सकता क्योंकि हमारी व्याकरण ने यही एक परिभाषा दे रखी है। ठीक है, हाँ, इसके जो आप लोगों को ये अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कितने तरह की होती है संज्ञा, वो भी आप लोगों की तकरीबन यही मिलेगी आपको हर जगह। यानी कितना फ़ायदेमंद है कि अगर हम लोग इसको पहले छोटी क्लासों में ही सीख लें तो बड़ी क्लास में आते आते हमें इस छोटी छोटी व्याकरण के पीछे घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर भी बेटा एक बार फिर मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को पूरे तरीके से समझाऊँ इसको। व्यक्तिवाचक, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू, यहाँ पर जो नेहरू है ये तुम्हारा व्यक्तिवाचक है। हमारे यहाँ पंडित नेहरू एक ही थे। ठीक है, जब हमने उनके लिए बात करी तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बना। ठीक है, इसके बाद जातिवाचक आ जाता है बेटा। जातिवाचक यानी नाम तो हम एक छोटा सा बोले लेकिन बोध सब का हो जाए। ठीक, इसको बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अगर हम लोग क्लास में एंट्री करते हैं, आप सभी स्टैंड अप हो जाते हो, कहते हो गुड मॉर्निंग मैम, लेकिन बेटा ये सिर्फ गुड मॉर्निंग मैम कहने के बाद टीचर का नेक्स्ट संबोधन होता है गुड मॉर्निंग बेटा, बैठिए 10th क्लास, कैसे हो, शुभ प्रभात, क्या पढ़े आज, क्या कल पढ़ा था। यानी वहाँ पर उन्होंने एक वर्ड डाला, बैठिए 10th क्लास, यानी 10वीं कक्षा। ये जो 10वीं कक्षा थी उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर एक बच्चे का नाम लेकर नहीं कहा तू बैठ जा, अरे ओ राहुल बैठ जा, साहिल बैठ जा, ये चीज़ें नहीं करी। उन्होंने कहा 10th क्लास बैठ जाओ। यानी जो 10th है, जो 10वीं कक्षा है, वो जातिवाचक शब्द है। इससे आप सब बोध हो रहे हो।
ठीक है। इसके बाद भाववाचक है बेटा। भाववाचक वो होता है जिसमें भावनाओं से रिलेटेड बातें हैं, यानी अगर मैं छोटे बच्चों को सिखाऊं तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटा जी जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो आप लोगों के भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। अरे वाह, ये आम तो बड़ा मिठास लिए हुए है, तो जो मिठास है भाई मैंने जाके उसकी मिठास को टच नहीं किया, मुझे महसूस हुआ, मैंने उसे आत्मसात किया, मुझे लगा कि वो बहुत मीठा, तो मैंने तो उसकी मिठास की तारीफ कर दी है। तो जो मिठास है वो तुम्हारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब एक चीज़ और, आप लोगों ने पहले हमेशा पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के केवल 3 ही भेद हुआ करते थे, ठीक है। ये आपके आगे चलकर व्याकरण संज्ञा में 2 और जुड़ गए हैं, जो समूहवाचक है और जो द्रव्यवाचक है, ठीक है। लेकिन बेटा जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक है इसको जातिवाचक संज्ञा के ही पार्ट माना गया है, ठीक है। इसे जातिवाचक का ही पार्ट माना गया है। अगर मैं ये कहूँ कि समूहवाचक में, अगर मैंने आप लोगों को कहा कि बेटा 10th क्लास, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 10th क्लास बैठो बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, तो जो 10th क्लास थी वो समूह था, पूरे समूह को संबोधित करने वाला था, ठीक है। और वैसे ही बेटा द्रव्यवाचक है, द्रव्य मीन्स लिक्विड, यानी जहाँ से लिक्विड फॉर्म की शुरुआत होती है, यानी कि अगर मैं आप लोगों को इसमें वही बात है कि एक छोटा सा एग्जांपल डाल दूँ कि भाई हमारी जो नदियां हैं, भारत की नदियां हैं, वो पवित्र मानी जाती हैं, ठीक है। तो जो नदियां हैं तुम्हारी, एक नदी का पर्टिकुलर नाम लूँ तो उसी नदी की बात होगी, अगर मैंने सब नदियों की बात कर दी तो वो आप लोगों का द्रव्यवाचक में आ जाएगा, यानी सभी नदियों को संबोधित करता हुआ आपकी संज्ञा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद बेटा तुम्हारा सर्वनाम आता है, ठीक है। इसकी फिर वही डेफिनेशन होती है कि अब एक सेकंड शांति से, मैंने ये लिखा एग्जाम्पल आपको, राम विद्यालय जाता, और मैंने कहा इसमें राम का पद परिचय देना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका संज्ञा निकाला। तो राम क्या है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी जब हमने इसका पद परिचय लिखने की बात कही तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने सबसे पहले इस राम को व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख दिया। अब उसकी दूसरी पहचान भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि अगर ये मैं राम की जगह मैं लिख दूँ वह विद्यालय जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर जब मैंने वह लिखा तो भी सेंटेंस आपका वही रहा, बस इसमें नाम मैंने नहीं डाला। तो जो मैंने नाम नहीं डाला वो आप लोगों का सर्वनाम हो गया, जो राम को संबोधित कर रहा है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है शब्द वो सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल होता है बेटे, अगर मैंने अपना नाम नहीं डाला, मैंने कह दिया वह, तू, आप या वो, वे, ये जितने भी शब्द आप लोगों के सारे सर्वनाम हैं, ठीक है। और बेटा सर्वनाम के ये आप लोगों को भेद भी कराए गए थे, छोटी सी क्लास से ही शुरुआत कराए गए थे। एक बार चौक ले लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सारे एक के बाद एक करवाती हूँ अच्छे से। इसमें बेटा जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें हम पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, यानी जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जानकारी हमें जिस सर्वनाम से मिलती है, जैसे मैं, तू, वो, अब मैंने मैं, तू, वो बोल दिए। इसी हिसाब से पुरुषवाचक 3 तरह का होता है। पुरुषवाचक 3 तरह का होता है, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष मैं हूँ, सॉरी उत्तम पुरुष मैं हूँ, क्योंकि मैं सबसे बढ़िया हूँ। याद करने का तरीका ये बहुत बढ़िया, जब याद हो जाएगा। उत्तम पुरुष मैं हूँ या हम हैं, ठीक है।
मध्यम पुरुष तू है। अब भाई दूसरे को तो मैं कुछ कह नहीं सकती, अगर मैंने उसको कुछ कह दिया तो वो तो आके मेरा सिर फोड़ देगा। इसीलिए मध्यम पुरुष है भाई तू, सबसे अच्छा तो मैं ही हूँ, लेकिन उसके बाद तू है, ठीक है। और जो अन्य है उसको पहाड़ में जाने दो ना, क्या पता कौन है, क्या है, कैसे है, छोड़ो उसको, ठीक है। तो मैं बाजार जाता हूँ उत्तम पुरुष हो गया है, तू बाजार जाता है ये मध्यम पुरुष हो गया, वे बाजार जाते हैं अन्य पुरुष हो गया, ठीक है बेटा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक है। ये दोनों मैंने साथ साथ इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ आसानी से आप लोगों को समझा जा सकता है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक होता है बेटा आप लोगों का जिसमें हम जो भी बात कहें उसकी हमें 100% श्योरिटी है। अगर हमें 100% श्योरिटी है कि वह 2 बजे तक आ जाएगा, मुझे पूरा पता है कि वो 2 बजे तक आ जाएगा, इसीलिए मैं उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में डालूंगी, ठीक है। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि शायद वो 2 बजे तक आ जाएगा, तो जहाँ मैंने शायद शब्द का इस्तेमाल कर लिया वो आप लोगों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आपका निजवाचक सर्वनाम है। निज, निज का मीनिंग ही स्वयं होता है। निज जो शब्द है बेटा इसका मीनिंग होता है स्वयं, खुद, अपने आप। इन्हीं का इस्तेमाल इस सर्वनाम में भी होता है, ठीक है। यानी कि निजवाचक सर्वनाम में अगर मैं लिखूं कि मैं बाजार खुद चला जाऊंगा, तो जो वो खुद है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रश्नवाचक। ये तो तुम्हें पहले से भी बताते आए हैं कि किसी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा प्रश्नवाचक आए यानी किसी भी क्वेश्चन के पीछे ये आए, ठीक है। और भाई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सुनो, अगर WH फैमिली के शब्द तुम्हें कहीं भी मिले वो हमेशा प्रश्न पर जाकर ही ख़त्म होते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर ही ख़त्म होते हैं। उसी को हम लोग प्रश्नवाचक बोल देते हैं। मैंने बोल दिया तुम कहाँ जा रहे हो और पीछे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये आप लोगों का बिना सोचे समझे सबसे इजी पड़ता है, ये उठा के इसको कर दिया प्रश्नवाचक, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अगर कोई सेंटेंस आएगा उस सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क भी डाल दिया है, ठीक है, और ऐसा एक सन के एक आधे टीचर हो जाते हैं तो उस क्वेश्चन मार्क को पूछेंगे कि इसका पद परिचय बता। क्या बताएं भाई, ये तो सिंपल हमारा प्रश्नवाचक है, इसका भी क्या बताना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इधर उधर भटकाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चंस भी टीचर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंध जिसमें दो के बीच में आपस में संबंध बताया जाए। दो के बीच में आपस में संबंध कैसे बताया जाएगा कि भाई जो दौड़ रहा है, जो वो सबसे आगे दौड़ रहा है ना, वो मेरा भाई है, ठीक है। बड़ी खुश हो गया बोली मैं तो कि भाई जो सबसे आगे दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। जो दौड़ने वाला है उसका और मेरा रिलेशन हो गया है, और मैंने कहा जो दौड़ रहा है वो, जो और वो संबंध बन गया है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया है। जैसी करनी थी तुम्हारी वैसी ही तुम भरनी करोगे, ठीक है। जैसा किया है वैसा ही फल मिलेगा, तो जैसा और वैसा है ये भी आप लोगों के संबंधवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। यानी संज्ञा और सर्वनाम आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट आप लोगों का क्रिया आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्रिया आ गया है। क्रिया में क्या है, क्रिया में सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। और बेटा जब छोटी क्लासेस को पढ़ाया जाता है सकर्मक और अकर्मक कहते हैं सकर्मक, यानी कि सकर्म, यानी जो वाक्य आपका कर्म के साथ हो वो सकर्मक ही कहलाता है, ठीक है। दूसरा होगा अकर्मक, जिसमें कर्म यानी है ही नहीं, वो आपका अकर्मक कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सकर्मक राधा छत पर बैठी है, जो राधा है वो छत पर बैठी है, ये सकर्मक है। लेकिन सीधा सा कह दे कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो जो चिड़िया आसमान में उड़ने का काम कर रही है, सही चिड़िया आप लोगों की
उड़ रही है, सिंपल सी बात है भाई, उड़ रही है, उड़ने की क्रिया, सोने की क्रिया, ये सब आप लोगों की कर्मक क्रिया ही होती है। ठीक है, इतनी तो व्याकरण सभी को आती है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड सकर्मक और अकर्मक बताएंगे। नेक्स्ट आपका विशेषण होगा। विशेषण यानी जिस शब्द से किसी की विशेषता का पता लगे वो विशेषण कहलाता है। जैसे कि मैंने अगर बोल दिया श्रुति बेहद ईमानदार है, ठीक है, अब जो वो ईमानदार है, वो ईमानदारी जो है उसकी, वो उसकी विशेषता है। ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पर एक बात और, कभी मुझसे भी किसी ने पूछा था इंटरव्यू में कि विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए। ठीक है, विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए। तो सुनो, जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है, और जिसकी वो विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। अगर मैंने यह बताया कि श्रुति एक ईमानदार लड़की है, तो जो ईमानदार है वो उसका गुण है, वो विशेषण है उसका। लेकिन जो आप लोगों की श्रुति है वो श्रुति विशेष है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी ही विशेषता वहाँ बताई है। करेक्ट है। तो भाई विशेषण और विशेष्य ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को भी आनी चाहिए। अब विशेषण के बेटा आप लोगों के ये पॉइंट्स हैं, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक है। ठीक है, जिसमें विशेषता बताई जा रही है। गुणवाचक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि श्रुति बेहद ईमानदार है, तो जो ईमानदार है वो उसका गुण है। वो लड़की बहुत परिश्रमी है, वो परिश्रमी भी उसकी विशेषता है। ठीक है, तो जिसमें आपके गुणों की व्याख्या या गुणों की विशेषता बताई जाए वो गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण है कि भाई मेरे थैले में 2 पेन रखे हैं। ठीक, मेरे थैले में 2 पेन रखे हैं, यानी कि मुझे पता है मेरे थैले में 2 ही पेन है। ठीक है, तो ये 2 संख्यावाचक है और बिल्कुल हम लोगों ने निश्चित बता दिए। लेकिन संख्यावाचक भी इसमें बेटा 2 पढ़ी आप लोगों ने, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित ये थी कि मेरे थैले में 2 पेन है, और अनिश्चित ये थी कि मेरे थैले में कुछ पेन पड़े हैं। तो मेरे थैले में जो कुछ पेन पड़े वो अनिश्चयवाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा परिमाणवाचक जो शब्द है ये परिमाण। परिमाण शब्द का मीनिंग होता है मात्रा, और ये हिंदी व्याकरण में पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, बहुत बार। व्याकरण में तो परिमाण का नाम 50 बार आता है। इसी को आप लोग कई बार एसएसटी में भी पढ़ते हो, परिमाणिक। ठीक है, परिमाण, बेहद बड़े परिमाण में सामान हमें वहाँ मिला है, यानी बेहद बड़ी मात्रा में हमें सामान वहाँ पर मिला है। तो जो आप लोगों का परिमाणवाचक है इसमें गिनती कभी नहीं हो सकती, हमेशा नाप तोल की व्याख्या की जाती है। नाप तोल की व्याख्या की जाती है, यानी जिसमें नाप तोल को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं बाज़ार गई और 2 लीटर दूध लेके आई। ठीक है, उसमें गिना नहीं, वो दूध का एक बूंद, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 5 बूंद, ये नहीं किया मैंने उसको लीटर में मापा, मैं उसकी एक मात्रा उठा के लाई। या फिर मैंने 1 किलो संतरे खरीदे, तो जो 1 किलो था वो गिनती में नहीं है, वो वज़न में आया है, नाप तोल के माध्यम से आया है, तो ये परिमाणवाचक है। माइंडेड बेटा, जैसे संख्यावाचक में था, संख्यावाचक में आपने निश्चित और अनिश्चित पढ़ा, ठीक डिट्टो वैसे ही परिमाणवाचक में भी मात्रा अनिश्चित और निश्चित होती है। अगर मैंने कहा कि मैं मार्केट गई, मैं बाज़ार गई और वहाँ से 2 किलो संतरे लेके आई, तो ये मेरा निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन जब मैंने इसी को कहा कि मैं बाज़ार गई और कुछ किलो संतरे लेके आई, तो जो वो कुछ किलो है वो अनिश्चयवाचक है। ठीक है, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। लास्ट है भाई तुम्हारा सार्वनामिक। सार्वनामिक
यानी कि जो भी हम सेंटेंस लिखें उसमें हम लोग, यानी यहाँ पर आपकी जो सर्वनाम शब्द होता है, इसकी पहचान बता रही हूँ। जब भी कोई सेंटेंस मिले और उसमें पहले आपका सर्वनाम का इस्तेमाल और उसके बाद बात कही गई हो, यानी पहले सर्वनाम है उसके बाद आप लोगों की संज्ञा इस्तेमाल कर लो या कुछ भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत सर्वनाम से होती है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, तुम्हें लगेगा कि मैम कैसे बता रही है, क्योंकि ये तरीका सबसे ईजी है। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो ये पढ़ाने का तरीका था ना, ये शायद मैंने वहीं से सीखा है। ठीक है, क्योंकि पहले छोटी क्लासेस में ये सारी की सारी व्याकरण करवा चुके हैं। तो बेटा इसमें मैंने कहा जो पेड़ बाद में है, जो पहले है, जो पेड़ काटा जा रहा है वो मेरे बगीचे में था। ठीक है, यानी या फिर उस पेड़ को मत काटो, जो उस है ये सर्वनाम है, जबकि पेड़ कहीं ना कहीं संज्ञा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो सार्वनामिक में हम इसी को ही पढ़ते हैं। इसके बाद लिंग होता है बेटा, ये तो सबसे ईजी है मेरे ख्याल से, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है भाई। जिसमें स्त्री जैसे गुण हो जाएं वो स्त्रीलिंग है, जिसमें पुरुष जैसे गुण हो जाएं वो पुरुष है, वो पुल्लिंग है। सॉरी, अगर मैं कहूँ कि भाई रीना मैडम है तो रीना मैडम तो स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात करूँ मनोज सर, अब भाई वो मैम थी, ये सर हो गए। जब ये सर हो गए तो ये आप लोगों का पुल्लिंग हो गए। ठीक है, ये होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार ये पूछा गया कि चाबियों का गुच्छा कहाँ है, और अंडरलाइन कर दिया कि चाबियाँ क्या हैं। बच्चे ने कहा ये समूहवाचक है। बिल्कुल सही है भाई, मैं बिल्कुल गलत नहीं कर। ठीक है, लेकिन उस गधे ने चाबियों का गुच्छा, उसने चाबियों को लिखते वक्त पुल्लिंग बना दिया। तो मैंने कहा बेटा चाबी स्त्रीलिंग होती है। तो कह रहा मैम ऐसे कैसे होती है, आपने तो चाबी थोड़ी ना लिखा, आपने तो लिखा चाबियों। अब वो यूँ आ गया था तो मैंने पुल्लिंग बना दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा सेंस ऑफ ह्यूमर का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। ओके, ये हो गया बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आपका एक वचन और बहुवचन वही है। जब एक व्यक्ति के बारे में बात हो तो एक वचन, जब बहुत सारे बच्चों के बारे में बात हो तो बहुवचन। ठीक है, अब चाबी जो बोली थी वो तो एक वचन थी, लेकिन मैंने चाबियों बोल दिया तो वो आप लोगों का बहुवचन हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है ये, दो चार तो बहुत ईजी है, सिंपल से निकल जाएंगे। इसके बाद कर्ता है भाई, और कर्ता के लिए सबसे बढ़िया बात सिक्स्थ से ही शुरू करा देते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान से अलग होना, यानी बच्चों को गीत की तरह याद करवा दिए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आठों के आठों आप लोगों को आते हैं। कर्ता भी आता है, कर्म भी आता है, करण भी आता है। फिर भी पहचान बता देती हूँ लाडू, कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। कर्ता हमेशा जो करने वाला होता है उसके साथ ने लगता है। कर्म को, ठीक, करण से, संप्रदान लेना और देना जहाँ पर बोध होता है, अपादान यानी अलग होना, संबंध जिसमें दो के संबंध बताएं जैसे को तैसा, संबंध हो गया। अधिकरण, अधिकरण में पर डाल पर चिड़िया बैठी है। इस अधिकरण का एक जो सबसे बढ़िया तरीका था ना वही बताती हूँ। अधिकरण यानी किसी फ्लैट चीज़ पे एक अच्छा मेरे जैसा मोटा ताजा इंसान बैठ गया। ठीक है, तो यानी जो मेज है उस पे मेरे जैसा बंदा बैठ गया तो बेचारा उस मेज की तो टट्टा बाय बाय फिश सब कुछ। ठीक, तो मैंने उस मेज पर अपना वजन डाल दिया। ठीक, यानी अधिकरण, यानी मैंने उसका अधिकरण कर दिया है। तो यही है कि पेड़ पर चिड़िया बैठे, भाई चिड़िया मेरे जैसी नहीं है। ठीक है, चिड़िया आप लोगों की चिड़िया है, फुर्तीली सी, छोटी सी, हल्की सी। ठीक है, लेकिन में और पर दोनों शब्द आप लोगों के अधिकरण में आते हैं। ठीक है, इसके बाद संबोधन है। संबोधन में हे अरे दोनों का इस्तेमाल होता है। अब काल होता है बेटा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है,
वर्तमान काल जो आज हो रहा है, जिसे आप लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हो, जाता है, जाती हूँ, ठीक है, सब आप लोगों का वर्तमान काल में आता है। भूतकाल जो हो चुका, पास्ट टेंस में पढ़ते हो चुका भाई, हमारी क्लास तो हो चुकी, ठीक, जो हो चुकी वो भूतकाल है। और भविष्यत काल वो होगा बेटा जिसमें हम लोग आने वाले कल की बात करेंगे कि मैं तुम्हें कल भी पढ़ाऊंगी, पढ़ा नहीं रही हूँ ना, मैंने पढ़ाया था, पढ़ाऊंगी, जो पढ़ाऊंगी होगा वो आप लोगों का भविष्यत काल होगा। और मेरे हिसाब से बेटा पूरी कोशिश की मैंने इन सारे पदों को ढंग से समझाने की। अब इसके बाद आप लोगों का एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को देती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, और नेक्स्ट क्लास में इसकी अब एग्जाम्पल सभी के डाल कर उनके पद परिचय भी अलग अलग करके बताने का काम करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।